गुड मॉर्निंग बीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट कर रहे हैं और अभी जो मैंने कल पढ़ाया था उसमें रोमन आर्थिक चिंतन के बारे में बताया, आर्थिक चिंतकों के बारे में बताया कि वो किस प्रकार का उनका चिंतन रहा है। तो अगर हम उसको समराइज करते हैं रोमन आर्थिक चिंतन को, तो हम ये 6 विशेषताएं बता सकते हैं उनके चिंतन में। एक तो कि कृषि को अत्यधिक महत्व दिया था उन्होंने, और सेकंड उन्होंने दासता का विरोध किया था, जो दास प्रथा थी दासता का विरोध किया था। उन्होंने मजदूरी प्रथा को महत्व दिया था। उन्होंने छोटे खेतों का समर्थन किया था। ब्याज का उन्होंने विरोध किया था। और छठा है व्यक्तिगत संपत्ति का नियम उन्होंने स्वीकार किया था। आइए अब हम ये समरी के बाद में, जैसे मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं पेपर में तो उसमें जैसे रोमन आर्थिक विचारों के बारे में बताइए या टिप्पणी लिखिए, तो हमें ये 6 जो बिंदु मैंने आपको समराइज किए हैं, ये बिंदु बहुत अच्छी तरह स्पष्ट होने चाहिए और उसके बाद में आप एक एक पॉइंट पर बात करें। अच्छा, अब हम प्राचीन भारतीय आर्थिक विचार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्थिक विचार, तो आप देखिए कि भारत का अतीत वैभवशाली रहा है, ये आप सब जानते हैं, अपन सब जानते हैं। और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत का योगदान जो है वो अविस्मरणीय है, भूल नहीं सकते हम लोग। और पूरे विश्व के इतिहास में सभी जगहों पर भारत जो है अनुकरणीय माना गया है, बहुत सारी जगहों पर। सांख्य दर्शन, जो कि फिलॉसफी में लोग पढ़ते हैं, सांख्य दर्शन के जो प्रणेता थे वो थे आचार्य कपिल। और प्रसिद्ध अणु सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे कणाद। कणाद ने बहुत पहले ही अणु के बारे में, अणु परमाणु के बारे में कह दिया था। फिर जन सामान्य के जो आरोग्य की रक्षा करने वाले आयुर्वेद के जनक थे आचार्य चरक। चरक के बारे में आप लोग बहुत जानते हैं। फिर महान भारतीय सर्जन आचार्य थे सुश्रुत। ये सर्जन थे, मतलब ये सारा जैसे अपने सर्जन्स होते हैं वैसे सुश्रुत रहे। फिर गणितज्ञ थे आर्यभट्ट और वरामीर, भास्कराचार्य आर्यभट्ट द्वितीय। फिर रसायनविद यानी केमिस्ट्री पर देखें तो नागार्जुन। ये सारे नाम बड़े प्रमुख नाम हैं जिनसे अपन को ये अपने स्मरण में भी होने चाहिए और जिनसे हमें भली भांति परिचित होना चाहिए। इन सब ने प्राचीन समय में विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया था। और जबकि विश्व को उस समय तक इन विषयों का ज्ञान भी नहीं था, उस समय इन लोगों ने हमारे देश में ज्ञान की बात कर ली थी। विज्ञान के अतिरिक्त वैदिक वांग्मय में, समाज विज्ञान में राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, भूगोल तथा साहित्य कला के क्षेत्र में शिक्षा, संस्कृति, संगीत एवं विधि आदि का भी जगह जगह वर्णन है। इन क्षेत्रों में भी हमारे यहाँ पर, अब आप चाणक्य का जो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, ये कोई मामूली नहीं है, उसमें कितना ज़बरदस्त चिंतन है। हमारी संस्कृति या हमारे संगीत के बारे में है, वह भी बहुत ही अद्वितीय है। फिर आचार्य बृहस्पति का नाम मैं आपके सामने लूंगी। आचार्य बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, मनु हैं, चाणक्य यानी कौटिल्य जो मैंने अभी बोला ही था, याज्ञवल्क्य हैं, नारद हैं, विष्णु हैं, वशिष्ठ हैं, विदुर हैं और सुधन्वा, कामर्दक आदि ऐसे मनीषी हुए हैं जिन्होंने समाज विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया है। भारतीय ज्योतिषविदों ने सर्वप्रथम यह जान लिया था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। अथर्ववेद में सूर्य को काल विभाजन का मुख्य कारण माना गया है। सूर्य अपनी कक्षा में बिना सहारे भ्रमण करता है और उसी के प्रकाश से चंद्रमा एवं अन्य ग्रह प्रकाशित होते हैं। यह ज्ञान हमारे भारतीय खगोलवेद, भारतीय खगोल शास्त्री, हमारे ज्योतिषविदों ने पहले ही बता दिया था।
यजुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि पृथ्वी गोल है तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी कीली पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। आज की जो कॉस्मोलॉजी की थ्योरी है कपिल के सांख्य दर्शन से बिल्कुल मिलती जुलती है। भास्कराचार्य जो उन्होंने एक लीलावती नाम का जो प्रमुख ग्रंथ था उनका, उन्होंने खगोल शास्त्री स्मार्त से सैकड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी की सूर्य से प्रदक्षिणा की अवधि मापी थी। शून्य का आविष्कार 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने कर दिया था। दशमलव पद्धति का जन्म भी भारतीय गणित शास्त्र का ही माना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी लिखते हैं कि मैंने अनेक भाषाओं के अंक सीखे हैं पर किसी भी जाति में 1000 से आगे की संख्या का कोई नाम नहीं मिला। हिंदुओं में 18 अंकों की संख्या के लिए नाम है जिसमें अंतिम संख्या का नाम परार्ध बताया गया है। श्री धराचार्य ने 11वीं शताब्दी में वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी व्याख्या कर दी थी धराचार्य ने, और फ्रांसीसी विद्वान डॉक्टर थीबो ने स्वीकार किया है इस बात को कि भारत ही रेखागणित के मूल सिद्धांतों के आविष्कार करता है। वैदिक वांग्मय में टूटी हड्डियों को जोड़ने, चीरफाड़, ये पोल्टेस, बाण की नोक से मवाद निकालने तथा धातु का भी जो मतलब वो सारा किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, उससे कैसे इलाज, ये सब इसमें वर्णन है। सुश्रुत विश्व का प्रथम सर्जन माने जाते हैं। उन्हें सिजेरियन, मोतियाबिंद, अवयव प्रत्यारोपण, पथरी आदि जटिल शल्य क्रियाओं के साथ बेहोशी की दवा का ज्ञान था। औषधि विज्ञान के जनक चरक ने 2500 वर्ष पूर्व आयुर्वेद का निर्माण कर दिया था। तो ये हमारे भारतीय विचारक, और आगे हम साहित्य में भी देखते हैं। साहित्य के दृष्टिकोण से तत्कालीन समय में कोई देश भारत की तुलना नहीं कर सकता। वेद विश्व साहित्य की प्रथम पुस्तक मानी गई है। वेदों के अलावा उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृतियां, नीतियां, मेघदूत, ये जो कालिदास का लिखा हुआ है, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी का लिखा हुआ है, ये आदि साहित्य के दृष्टिकोण से ऐसे ग्रंथों की रचना मानी जाती है, ऐसे ग्रंथ माने जाते हैं जो केवल भारत में हुई है और ये अद्वितीय हैं, अद्वितीय कृतियां हैं। भारतीय साहित्य के उच्च कोटि होने का प्रमाण इसी बात से सिद्ध होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उनने सर चार्ल्स विल्सन थे से गीता और उपनिषदों का अनुवाद करवाकर उन्हें 1784 में ही, 1784 कितनी 18वीं सदी में, उनकी ईस्वी में, ऑक्सफोर्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित करवाया था। उस समय ऑक्सफोर्ड प्रेस ने 1784 में ऑक्सफोर्ड प्रेस ने इस सेंचुरी में ऑक्सफोर्ड प्रेस ने इसको प्रकाशित करवाया था। इसमें किसने करवाया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ये पहल लेना बहुत बड़ी बात थी। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने वेद एवं उपनिषदों का अनुवाद करने में अपने जीवन के 45 वर्ष लगा दिए थे। वो कितना वैल्यू समझते होंगे इन वेदों की कि वो लगे रहे मैक्स मूलर, उन्होंने इसका अनुवाद किया। अजंता एलोरा की गुफाओं में अंकित चित्रों का रंग हमारे विकसित रसायन शास्त्र का भी परिचायक है। वो इतने सुंदर तरीके से बनाई हुई हैं, पता नहीं आप लोगों का कभी देखना हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जब कभी जाना हो तो मैं बच्चों आप लोगों से कहूँगी कि ज़रूर आप अजंता एलोरा की गुफाएं देख कर आएँ। मैंने भी गत वर्ष ही देखी हैं, और वास्तव में जो उसमें जो रसायन शास्त्र का जो मतलब आप देख सकते हैं कि कितना विकसित रसायन शास्त्र रहा होगा। उनके जो रंग हैं वो अभी तक फीके नहीं पड़े हैं। उनका जो चित्रों का चित्रांकन है वो भी इतना अद्भुत है कि हम अपने वास्तुशास्त्र को लेकर के भी मतलब कह सकते हैं कि अद्वितीय है। हमारे वास्तुशास्त्र के विकास के प्रमाण अनेक भवनों एवं मंदिरों में भी मौजूद हैं आज भी। कुतुब मीनार के पास जंग न लगने वाला लौह स्तंभ हमारे विकसित धातु शास्त्र एवं उन्नत तकनीक का एकदम जीता जागता प्रमाण है। बेलूर कर्नाटक के चित्र केशव मंदिर परिसर में 40 फीट ऊंचा तथा 20,000 किलोग्राम वजन का एक प्रस्तर सीधा खड़ा
ये भी बहुत, बेलूर मठ, ये भी मतलब बेलूर जो वहाँ पर कर्नाटक में, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। यह 1000 वर्ष से बिना सहारे समतल भूमि में बिना गाड़े हुए खड़ा हुआ है। ये और कितनी बड़ी बात है बताइए। यह गुरुत्वाकर्षण तथा भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों के ज्ञान के बिना संभव ही नहीं था। भारत की उच्च तकनीक की झलक 1916 के औद्योगिक आयोग के इन शब्दों में मिलती है, जिसमें लिखा है कि जिस समय आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के जन्मदाता यूरोप में जंगली जातियां निवास करती थी, तब भारत अपने शासकों की अपार संपत्ति और अपने शिल्पकारों की कलात्मक निपुणता के लिए प्रसिद्ध था। इतना उच्च कोटि का सभ्य था और मौलिक ज्ञान एवं संपन्नता के कारण भारत को विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया जैसी उपाधियां उस समय दी जाती थी। मैं सोचती हूँ कि आज हम इतना ही पढ़ें। मैं आज थैंक यू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके बाद आप लोगों को शायद इससे ज़्यादा आपको याद नहीं हो पाएगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।